इधर भी है कुणाल भाई। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे हजारीबाग में जो घटनाएं घटी है वो बेहद चिंताजनक है और बेहद शर्मनाक घटना है। और जिस तरह से इसको रूप दिया जा रहा है, मैं पहले भी बोलता हूँ, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान। और जिस तरह से इसको रूप दिया गया वो काफी निंदनीय है। 3 दिन तक के बाद वो बच्ची मिली और जिस तरह से मुफस्सिल थाना में उनके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक विधायक होने के नाते भी हमें सूचित भी नहीं किया गया उनके परिवारजनों के साथ। शायद हम लोगों को सूचित किया जाता और हम लोग की जानकारी होती तो हम लोग भी एग्रेसिव होते इस मामला को निपटाने में प्रयास करें। कुछ मामला इससे पहले आप लोगों ने विष्णुगढ़ में भी देखा होगा। उस घटना में उद्भेदन के बावजूद भी जिस तरह से किया जा रहा था, ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, जेएमएम का है, ये काफी निंदनीय है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, न भाजपा का होता है न कांग्रेस का होता है। अपराधी का कोई पार्टी और दल नहीं होता है। और जिस तरह से इसमें कुछ हमारे माननीय मंत्री जी आए थे और जिस तरह से उनका व्यवहार रहा काफी चिंताजनक रहा। खास करके हमारे मीडिया बंधुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया काफी निंदनीय है। कैसे सदर अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा, उन बच्चों को कैसे इंसाफ मिलेगा, ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए था। क्योंकि जो हत्या हुआ है वो हत्यारे जो भी हो वो चिन्हित और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो और उन्हें फांसी तक पर चढ़ाया जाए। मुद्दा ये होना चाहिए। किसी न किसी तरह से मुद्दा को भटकाया गया जो काफी निंदनीय है। बाकी बातें हमारे माननीय सांसद महोदय आप सबको सामने रखेंगे, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं इस मामले में। जो जिस तरह की भी जानकारियां चाहते हैं आप हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मनीष यादव से बात करें। प्रेस वार्ता 2 विषय को लेकर के हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट करके इस पर जो है बात करेंगे। सबसे पहले जो गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, सबसे पहले हम लोग उस पर बात करें। आप देख रहे होंगे कि अपराधियों ने नए पुलिस कप्तान का बड़ा भव्य स्वागत किया है। अभी लगभग 10-12 दिन इनको आए हुए हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, और 10-12 दिनों में इतनी घटनाओं को अंजाम दिया गया है जो कि बड़ा अप्रत्याशित है। अब आप देखिए 22 अप्रैल को ये लोग शुरू से अगर चले तो 17 और 18 अप्रैल को और 19 अप्रैल को जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, शायद उसी दिन एक थाना में एक दलित परिवार के लोगों के द्वारा के महिला पर जो है मार पीट किया जाता है। थाना में उसको 36 घंटे तक प्रताड़ित किया जाता है। और एक प्रकार से कहिए तो एसपी के आने का जो है कोई चैलेंज किया जाता है कि भाई आप नए आए हैं तो आपके समय में भी ये सब हम लोग करते रहेंगे। और इनको जानकारी होने के बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। 22 अप्रैल को बड़कागांव थाना के में 13 माइल में हाईवा में आग लगा दिया गया। यह घटना बहुत दिनों के बाद इस इलाके में देखने को मिला। उसके बाद हमको तो याद नहीं है, हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि हजारीबाग जिले में आखिरी बैंक डकैती कब हुआ था। तो हमको लगता है कि 7-8 साल का तो हमको ध्यान नहीं है कि कभी हुआ हो। 24 तारीख को बरही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 6 से 7 करोड़ रुपए का जो है माल और कैश का जो है वहां पर कांड होता है। उसके बाद 26 तारीख को केरेडारी में एक परिवार, एक हस्बैंड वाइफ जाते रहते हैं, उसमें वाइफ को जो है गोली मार दिया जाता है, हस्बैंड गायब है। 27 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता में 3 लोगों का जो है 27 और 28 तारीख को 3 हम कह सकते हैं कि नवयुवकों का, जिसमें 2 बेटी थी और 1 बेटा था, उनका जो है शव प्राप्त किया जाता है। तो ये पिछले 10 दिन का है।
और मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, पुलिस का बयान हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भाई नए एसपी साहब के आने के बाद जो है हम लोगों ने 67 ना 200 कितना वारंटियों को गिरफ्तार किया। आप वारंटियों को गिरफ्तार करिए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, करना ही चाहिए। जिस पे वारंट है उस पर कानून को सख्त होना ही चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? सख्ती लॉ एंड ऑर्डर पर दिखना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुका है, हम लोग फिर इस बात पर अडिग हैं कि इस राज्य सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इस राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राथमिकता में नहीं आता है। सरकार को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि ये सरकार का प्रोवोकेटिव है, हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रश्न तो प्रश्न है और उसका उत्तर सरकार को देना ही चाहिए कि पिछले एसपी जिनके कार्यकाल को लोग अच्छा मान रहे थे, हजारीबाग की जनता में जब वो उनका ट्रांसफर हुआ 11 महीनों के बाद ही जब उनका ट्रांसफर हुआ, तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई हम लोगों के पास भी बहुत लोगों का फोन आया, बहुत लोग मिलने भी आए कि ऐसा क्या हो गया कि इनका ट्रांसफर करना पड़ा। तो 11 महीने की अल्प अवधि में ट्रांसफर करने का क्या औचित्य है, सरकार की क्या मंशा है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो हजारीबाग पुलिस को अपना जो लोकप्रिय हथकंडा है उसको छोड़ करके क्राइम कंट्रोल पर उनको काम करना चाहिए, और ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चेतावनी मान लें कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके हजारीबाग पुलिस प्रशासन का विरोध करेगी अगर लॉ एंड ऑर्डर यहां पर नहीं सुधरता है तो। दूसरा विषय, जो हाल का जो घटनाक्रम है, जहां सम्मानीय मंत्री जी के उपस्थिति में जो भारत का जो चौथा स्तंभ है उसके सदस्यों के ऊपर में जो हमला होता है, उसको लेकर के मैं सबसे पहले तो खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि आप देखिए इतना बड़ा घटना हो गया, और इस घटना के बाद इस मामले को ट्विस्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसको जो है भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। हमको शायद ऐसा बताया गया है कि हजारीबाग पुलिस ने अभी तक इस पे कोई प्रॉपर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया है। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर किसी भी पीड़ित का अधिकार है, उसका हक है, और एफआईआर का मतलब, एफआईआर जो शब्द है वो खुद एक्सप्लेनेटरी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कार्रवाई की वो कोई गारंटी नहीं देता, और आज कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई गलत एफआईआर लिखा जाता है जिसमें 7 साल से कम का सजा है, तो पुलिस आपको नोटिस देगी, आप उसमें एक एफिडेविट दीजिए, उसके बाद अनुसंधान होगा, उसके बाद अग्रोतर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर आप दोषी होंगे तो अग्रोतर कार्रवाई की जाएगी। आश्चर्य है कि पुलिस को इसमें करने में क्या दिक्कत है। पुलिस को एफआईआर करना चाहिए और करके अनुसंधान करना चाहिए। अगर अनुसंधान में कोई क्लीन है, या वो जिस सेक्शन में जो भी धारा अगर वो गलत करता किया है उसमें, तो कौन सा उस पर सेक्शन अप्लाई होगा, कानून का कौन सा विषय अप्लाई होगा, ये उसको करना चाहिए। और अगर हजारीबाग पुलिस ये काम नहीं करती है तो साफ साफ दिखेगा कि पुलिस कैसे सरकार के सामने झुकती है, कैसे सरकार का तलवा चाटती है। ये बात आपके सामने स्पष्टता से आएगी। हम लोग भी इसको देखेंगे कि अगर ये एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं होता है तो हम लोग इसको लेकर के आगे जाने का भी काम जो है वो करेंगे। अब जरा थोड़ा इसके बैकड्रॉप में जाइए। ये जो घटनाक्रम है इसके बैकड्रॉप में जाइए। मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूं कुछ सालों में जो बड़ी घटनाएं इस जिला में हुई हैं, हजारीबाग और रामगढ़ में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाथियों का मौत, हाथी के द्वारा कुचल जाने से बहुत सारी मौतें हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में
हजारीबाग में, जिसमें अभी चूचू ब्लॉक में, हजारीबाग जिला के चूचू ब्लॉक में एक ही दिन में हाथी के द्वारा 5 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। उस 2-3 दिन के पीरियड में हजारीबाग और रामगढ़ मिलाकर के लगभग 10 लोगों की मौत हाथी के द्वारा हुई थी। अवैध खनन में दब करके कितने लोग मरे थे इसका तो पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे लोग की भी मृत्यु हुई जिनका कोई खोज खबर भी नहीं लेने वाला आज के दिन में है। लोग दब करके मर गए, शव जो है वह नहीं मिल सका। अभी थोड़े दिन पहले बड़का गांव के नापो में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों का मौत हो गया था। पिछले साल छठ पर्व के दौरान कटकम सांडी में 3 या 4 बच्चों को, थोड़ा ध्यान नहीं है, 4 बच्चों की मृत्यु तालाब में डूब जाने से हुई थी। और अभी थोड़े दिन पहले विष्णु में जो भी लगा हो, अगर नरबली का भी मामला हो तो ये काफी अपने आप में संवेदनशील मामला है। इन मामलों में माननीय इरफान अंसारी जी का को किसी ने कभी देखा क्या? यहां पे कोई नहीं देखा, किसी को भी पता नहीं चला कि इरफान अंसारी जी इन सब मामलों में भी संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। ना इन सब मामलों की चर्चा हम लोगों को इस पीड़ित परिवार से पूर्ण संवेदना है। और हम लोगों को, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने आपको बताया कि किसी ने हम लोगों को संपर्क नहीं किया पहले। जैसे अमूमन जब कोई गायब होता है या कोई अगर किसी का ट्रेस नहीं रहता या कोई घटना होता है तो परिजन हम लोगों को भी संपर्क करते हैं। अगर हम लोगों को भी संपर्क किया जाता तो हम लोग अपने लेवल से भी इसमें प्रयास जरूर करते। और हम लोगों की बड़ी संवेदना है इसमें। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, इस बात को भटकाने का प्रयास मत करिएगा। मैं आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इरफान अंसारी जी केवल एक रिलीजियस माइंडसेट के साथ इस घटनाक्रम में यहां पर पहुंचे थे। और इस बात पे जो आंकड़ा हमने आपको दिया, एक कुछ चंद चुनिंदे आंकड़े हैं, वो मिनिस्टर हैं झारखंड के, पूरे झारखंड में बहुत सारे मैटर्स ऐसे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी मैटर पे संज्ञान नहीं लिया। इस मैटर पे संज्ञान लेकर के वो यहां पर आए। दूसरा प्रश्न कि आपके सामने, सम्माननीय मंत्री के सामने प्रेस के साथियों पर हमला होता है और किसी ने भी, किसी एक व्यक्ति ने भी यह सजेस्ट नहीं किया कि मंत्री ने हस्तक्षेप करके इस मारपीट को रोकने का प्रयास किया। भीड़ में हो सकता है, हम ये आरोप बिल्कुल नहीं लगाते कि कोई मंत्री के साथ एक काफिला जा रहा है, उसमें कुछ लोगों के साथ आपस में मारपीट नहीं हो सकता। यह हो सकता है, उसमें मंत्री का कोई रोल भी नहीं हो सकता। हम ये भी आरोप नहीं लगा रहे कि इसमें मंत्री का रोल था ही, लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई मारपीट हो रहा हो तो यह आपका फर्ज बनता था, यह आपका दायित्व बनता था कि आप उसको, उसमें हस्तक्षेप करते, उसको रोकते। तीसरी बात, जो उनका बयान आता है, हमने भी ट्विटर पर देखा कि ऐसे ऐसे लोगों का, दर्जनों लोगों का घर मेरे से चलता है। इरफान भाई, जो हमारे जो प्रेस के साथी हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया अगर सच जानती है तो आप जैसे बहादुरों के चलते ही जानती है। आप में से कई एक खोजी पत्रकारों ने एक से एक चीज को उजागर किया है जो कि आज दुनिया के सामने है। और आपका तो छोड़ दीजिए, आप जैसे कितनों का औकात प्रेस के किसी एक साथी का भी घर चलाने में नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। वैसे लोग जो आपसे अपना घर चलवाते होंगे वो निस्संदेह प्रेस के अच्छे साथी नहीं होंगे।
तो आप कृपया करके जो रहनुमा इस पूरे बिरादरी का बनना चाहते हैं, प्रेस के बिरादरी का, इसको आप रहने दीजिए, आप अपना काम करिए और जो इस देश का जो चौथा स्तंभ है उसको अपना काम करने दीजिए। लोगों ने भटकाने का भी काम किया कि भाई ऐसे संवेदनशील मामले में गलत प्रश्न क्यों किया गया। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है कि एक मंत्री जब आता है और विशेष करके जब मंत्री कभी टूर पे आता है तो एक विविध आयाम, बहुत बड़ा आयाम पर लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी तो हमेशा आपको मिलेगा नहीं, प्रेस के साथियों को भी नहीं मिलेगा कि भाई कोई मंत्री हजारीबाग के अस्पताल में आया हो तो आपके मन में जितना भी प्रश्न उठेगा आप उसको पूछेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको यह भी स्पष्ट करूं कि ये जो दोनों पत्रकार बंधु थे, इन्होंने प्रश्न मंत्री से किया था, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे कोई प्रश्न नहीं किया गया था। और प्रेस का यह अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो पीड़ित जो मंत्री है उससे कोई भी प्रश्न कर सकता है, जो कि उसके लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में आना चाहिए। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। 7-8 निर्दोष लोगों का जान उस हवाई यात्रा में जो है समाप्त हो गया, कितने परिवार उजड़ गए। कॉम्पनसेशन का मामला था, जो पूछा गया था कि भाई अभी तक उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, राज्य सरकार ही कॉम्पनसेशन दिलवा सकती है। ये आपदा प्रबंधन के शायद मिनिस्टर भी हैं, तो क्वेश्चन में भी गलत नहीं था, अपने ही मंत्री पर से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उनको जवाब देना चाहिए था और उनको आगे बढ़ करके जो है मुआवजा दिलवाना चाहिए था। अब दिशा को भटका देना कि भाई इतना सीरियस मैटर है, लोग मर गए हैं, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रश्न करना, मेरे ख्याल से ये केवल दिशा भटकाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इरफान अंसारी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इस देश का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, वो पहले भी निस्वार्थ था, आज भी निस्वार्थ है, और आने वाले समय से में भी अपनी कलम की ताकत से और अपने कैमरा जो है उसकी ताकत से सच को उजागर करने का काम करते रहेगा। और इस बड़े मंच से मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं, जो घटना उस दिन हुई है पत्रकार साथियों पर, उसकी भर्त्सना करता हूं और पुलिस से डिमांड करता हूं कि आप अविलंब एफआईआर करें, और एफआईआर करने के बाद जो उचित कार्रवाई है, मेरा ये बिल्कुल ही नहीं कहना कि आप उसको जेल भेज दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। आप एफआईआर कीजिए और जो उचित कार्रवाई आपके सेक्शंस में है उस कार्रवाई को पूरा करने का आप जो है काम करिए। और मैं हजारीबाग के लोगों से एक आग्रह और अपील भी करना चाहूंगा कि कई एक लोग इस विषय को भटकाने का भी प्रयास करेंगे और झूठी संवेदना को जगाने का प्रयास भी करेंगे। ये दो बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। जो 3 बच्चों की मौत हुई है, बहुत दुखद घटना है। हमारा पूरा उनके परिवार के साथ, पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। हम लोगों को बहुत अफसोस है कि यह घटना घटित हुआ है। पुलिस इस घटना का उद्भेदन करे और दोषियों को सजा दे, ये एक विषय है। दूसरा विषय यह है, और दोनों का आपस में कोई लगाव नहीं है, कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ सामान्य मंत्री जी के प्रेजेंस में धक्का मुक्की और मारपीट किया गया है, जो अशोभनीय है, जिसका हम यहां पर बैठे हुए तमाम लोग निंदा करते हैं। और साथ ही साथ इरफान जी से ये उम्मीद करते हैं कि इन पत्रकार बंधुओं को भी न्याय दिलाने में आप अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ हजारीबाग पुलिस से भी आज के दिन तो हम लोग आग्रह ही करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो इसमें संघर्ष करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, ये भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। सबसे पहले आग्रह करेंगे कि जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आधार पर इस पर एफआईआर इंस्टीट्यूट किया जाए और एफआईआर की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जो लीगल कानूनी है वो कार्रवाई बढ़ाइए
और इन दोनों पत्रकार साथियों को न्याय दीजिए। ये हम लोग इतना बात करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने आज आयोजन किया था।